नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों को जानना है किस चीज के बारे में, तो स्ट्रक्चर ऑफ, किसका स्ट्रक्चर, तो कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जीनॉन बहुत ही कम तरह के कंपाउंड को बनाता है। क्यों? क्योंकि नोबल गैस है, तो ऑब्वियस सी बात है नोबल गैस बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता नहीं है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही जीनॉन कुछ कंपाउंड बनाता है। और वो कंपाउंड क्या क्या होता है, तो फ्लोरीन के साथ HCF2, HCF4 और HCF6 बनाता है। तो इन कंपाउंड को याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि इसके अलावा कोई कंपाउंड बनाता ही नहीं है, तो क्यों नहीं हम लोग इसको याद रखें। और दूसरा, ऑक्सीजन के साथ जीनॉन कंपाउंड बनाता है, कौन सा? XCO3, तो एक ही कंपाउंड बनाता है। और जीनॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके बहुत सारा कंपाउंड बनाता है, XCO2F2, XCOF2, XCOF4, तो ये तीन कंपाउंड। और इसके साथ साथ कई तरह का आयन भी बनाता है, जैसे XCF5+, XCF5- भी हो सकता है, एटसेट्रा। कई तरह का ये आयन भी बनाता है बच्चों। तो यहां पर सिर्फ मैंने एटसेट्रा लिखा है, कहां पर? सिर्फ यहां पर। और बाकी हर जगह कुछ डिफिनिट नंबर ऑफ कंपाउंड ही है। सिर्फ XCF4 जो है फ्लोरीन के साथ इतना ही कंपाउंड, इस तरह ऑक्सीजन के साथ भी सिर्फ इतना ही कंपाउंड, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ सिर्फ इतना ही कंपाउंड। और आयन वगैरह में बहुत सारा आयन हो सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों, अगर आप लोग ध्यान दो, तो इन सारे कंपाउंड के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है, जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज के नाम से एक लेक्चर है। किसका केमिकल प्रॉपर्टीज? तो नोबल गैस का। तो नोबल गैस के केमिकल प्रॉपर्टीज के नाम से लेक्चर है, जिसका कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये दरअसल नोबल गैस का तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में ऑलरेडी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था नोबल गैस का, और दूसरे लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा था। उन सारे वीडियोस का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहां पर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रोसीड करते हैं किसके तरफ, तो कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन। यानी कि वहां पर हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ जीनॉन ही बहुत सारा कंपाउंड बनाता था, तो उन सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में जो हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उन स्ट्रक्चर को सीधे सीधे याद भी हम लोग कर सकते हैं, जो क्योंकि हमने अभी आप लोगों को बताया कि जीनॉन का सिर्फ इतना ही तरह का कंपाउंड होता ही है। और सीधी सी बात है, इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम लोग इतने ही कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो उन स्ट्रक्चर को कई सारे बच्चे या कई सारे स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि उसको सीधे सीधे हम लोग याद कर लेते हैं। तो बच्चों, याद करोगे तो कुछ नहीं होने जा रहा है, याद नहीं करना है। तो करना क्या है, तो हम लोग समझते हैं कि उन सारे स्ट्रक्चर को हम लोग खुद से कैसे निकाल सकते हैं। तो खुद से निकालने के लिए हम लोगों को दो थ्योरी पता होना चाहिए, एक VSEPR थ्योरी और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम लोगों को जानना पड़ेगा। और दरअसल इन्हीं दोनों थ्योरीज और कॉन्सेप्ट के आधार पर इस वाले लेक्चर में हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इन सारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर को निकाल सकते हैं। ओके, तो यहां पर थोड़ा सा आप लोगों का कीमती समय इस्तेमाल करके हम शॉर्टकट में VSEPR थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को 1 मिनट में समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी पेशेंटली इन चीजों को देखना, ठीक है ना। VSEPR थ्योरी का फुल फॉर्म होता क्या है, तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है ना। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में हम लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि इस वाले थ्योरी से जब भी हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकालते हैं, तो उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम काउंट करते हैं, ठीक है ना। अब मन में आता है कि सेंट्रल एटम कैसे हम लोग सोचेंगे, अरे भैया कुछ नहीं होता है। जैसे H2O है, तो H2O में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, NH3 है तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, XCF4 है तो इसमें जीनॉन सेंट्रल एटम है। यानी कि जिस एटम के अराउंड बाकी सारा एटम जुड़ा हुआ रहेगा उस मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। तो उस सेंट्रल एटम पर हम लोग काउंट करते हैं कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। यदि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, कम से कम 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फिर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है और 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और बच्चों, बिलीव करो 7 से ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो यदि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप लोग सोचो कि ये सेंट्रल एटम है, उस पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड पेयर मान लेते हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा और रिपेल करके एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी बनाना चाहेगा। तो ये सब जब इधर मूव कर जाएगा रिपल्सन के वजह से, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ही ना होगा। तो इस वजह से इस मॉलिक्यूल का शेप कैसा हो जाएगा बच्चों, लीनियर, और बॉन्ड एंगल दिख रहा है कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां पर जो शेप की अगर हम लोग बात करें, और वो कौन सा शेप, तो रेगुलर शेप, ठीक है ना। तो रेगुलर शेप की अगर हम लोग बात करें, तो रेगुलर शेप क्या होगा, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ रेगुलर शेप हो जाएगा लीनियर। और साथ ही साथ हम यहाँ पर बॉन्ड एंगल भी लिखते चले जा रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। इसी तरह से
तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रहा तो तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ जो शेप हो जाएगा, आप लोग सोच के देखो, तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर ऐसे ही ना रहेगा, तो बताओ तो कितना बॉन्ड एंगल हो जाएगा, 120 डिग्री। और इस शेप को बच्चों हम लोग नाम दे देते हैं ट्रायंगुलर प्लानर, ठीक है ना। तो इस शेप का नाम क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर प्लानर, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 120 डिग्री। इसी तरह चार पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर रह के वो टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा, टेट्राहेड्रल शेप रहेगा, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक और तरह का शेप अपने को देखने को मिलता है, और वो शेप होता है स्क्वायर प्लानर, ठीक है ना। तो वहां पर बॉन्ड एंगल हो जाता है बच्चों 90 डिग्री, लेकिन ये एक्सेप्शनल टर्म है, इसको हम लोग अलग से देख लेंगे, ठीक है। पांच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वहां पर शेप होगा ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, याद रहेगा, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। और इस यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, तो यहाँ बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री और 90 डिग्री दोनों, ठीक है। छह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो शेप कैसा हो जाएगा बच्चों, छह का शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और सात रहेगा तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल हो जाता है 72 डिग्री और 90 डिग्री। एक मिनट में हम लोग विजुलाइज भी कर लेते हैं तो कि इन सारे मॉलिक्यूल का शेप जो है वो कैसे कैसे होगा। तो लीनियर तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा कि लीनियर क्या होगा, सेंट्रल एटम के अबाउट दो एटम इस तरह से, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। ट्रायंगुलर प्लानर क्या होगा, सेंट्रल एटम के अबाउट तीन बॉन्ड इस तरह से, और बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। टेट्राहेड्रल क्या होगा, ये सेंट्रल एटम के बाद एक दो तीन चार, यानी कि ये जो है ये तीनों यदि नीचे पिरामिड टाइप से तो ये ऊपर से ऐसा, तो ये थ्री डायमेंशनल शेप आप लोगों को नजर आ रहा होगा टेट्राहेड्रल। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कैसा होगा, तो सेंट्रल एटम के अबाउट तीन एटम जो होगा इस तरह से जुड़ा होगा एक ही प्लेन में, ये जो है आप लोगों को एक प्लेन में नजर आएगा, एक ऊपर से और एक प्लेन के नीचे से, तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ऑक्टाहेड्रल तो क्या होगा कि एक सेंट्रल एटम के अबाउट एक प्लेन में चार एटम है, चार बॉन्ड है, और एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर और एक बॉन्ड प्लेन के नीचे, तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, और इस शेप को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑक्टाहेड्रल। सात रहेगा तो क्या होगा, सेंट्रल एटम के अबाउट एक दो तीन चार पांच, यानी कि ये पेंटागन टाइप से एक प्लेन में रहेगा, ये पेंटागन टाइप से एक जो है वो ऊपर और एक जो है वो नीचे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लेन में उसमें बॉन्ड एंगल कितना है 72 डिग्री, और ऊपर और नीचे है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री। तो ये आप लोगों ने कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू। तो इन चीजों को एक बार याद भी कर लो, क्योंकि इतना ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेगुलर शेप होता है। लेकिन याद रखना ये जो मैंने बात रखी है यहाँ पर शेप और बॉन्ड एंगल, ये रेगुलर के लिए। रेगुलर शेप क्या होता है कि ये जितने भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिंपली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तब, यानी कि नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेंट्रल एटम पर अगर एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इस तरह का कहानी होता है, और इस कहानी को हम लोग याद भी कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या करेंगे, तो बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका कोई डेफिनेट नियम कानून नहीं होता है, वहां पर हम लोग टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, और उस टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करके हम लोग एक मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का शेप डिसाइड करते हैं खुद से, ठीक है ना। तो वो खुद से वाला बात क्या होता है ना कि दरअसल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में रहोगे तो वो खुद से खुद ही डेवलप होने लगता है, ठीक है। अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वाली बात करते हैं। तो अगर सेंट्रल एटम पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर जो भी है सबका बात करें, तो या तो दो हो सकता है, या तो तीन हो सकता है, या तो चार हो सकता है, या तो पांच हो सकता है, या तो छह हो सकता है, या तो सात हो सकता है, बस इतना ही हो सकता है। तो इस आधार पर हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग देखें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है, तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो सकता है क्या क्या, तो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो sp हाइब्रिडाइज्ड रहेगा, तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो sp2 रहेगा, चार पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो sp3 रहेगा, या कभी कभी हम लोगों को देखने को मिल जाता है dsp2, ठीक है। और यदि पांच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो sp3d रहेगा, छह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो sp3d2 रहेगा बच्चों, और कभी कभी हम लोगों को देखने को मिल जाता है छह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या, d2sp3, ठीक है। इसी तरह से सात पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ पर होता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इतना तरह का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देख सकते हैं। ये जो रेड कलर में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर लिख रखा है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखने को मिलता है। वो कब, तो जस्ट इसके बाद वाला चैप्टर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पर इन चीजों को देखेंगे, ठीक है ना। तो इस वाला हाइब्रिडाइजेशन के साथ शेप वगैरह क्या होता है, तो शेप या बॉन्ड एंगल अगर हम लोग साथ में ही लिखते चले जाएं तो ध्यान से रखो, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगा और शेप वैसा ही लीनियर शेप रहेगा, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है वहां पर शेप क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगुलर प्लानर, और बॉन्ड एंगल जो है बच्चों वो 120 डिग्री हो जाएगा। चार पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर sp3 है तो उस परिस्थिति में
शेप जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट, सही है ना। लेकिन अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन रहा बच्चों तो उस परिस्थिति में उस शेप को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लानर और बॉन्ड एंगल हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से अगर 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा यानी कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन रहा तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में शेप हो जाएगा क्या, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। और इस परिस्थिति में बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री और 120 डिग्री, 120 डिग्री एक प्लेन में और ऊपर नीचे के बीच जो एंगल रहेगा तो वो 90 डिग्री के बराबर रहेगा, ठीक है ना। अगर 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा यानी कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दोनों परिस्थिति में एक ही शेप होता है और वो कैसा शेप होता है तो ऑक्टाहेड्रल और बॉन्ड एंगल कितना होता है बच्चों 90 डिग्री। और 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उस परिस्थिति में हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d3 और शेप जो होगा वहां पर पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप होता है। और एंगल की अगर हम लोग बात करें 72 डिग्री और 90 डिग्री, प्लेन में 72 डिग्री और ऊपर नीचे जो है बच्चों 90 डिग्री बॉन्ड एंगल रहता है। तो ये जो सोच लो ट्रिक और टेक्निक है, बहुत लोगों को ये आ रहा है, बहुत लोगों को नहीं आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा है उन लोग प्लीज याद कर लो, जिनको आ रहा है उन लोगों के लिए रिवीजन हो गया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग गौर कर रहे होंगे हर एक ग्रुप में शेप वगैरह तो आता ही है, तो वहां पर शेप में इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब इंडिविजुअली हम लोग आते हैं किन चीजों पर, तो जिनॉन के कंपाउंड पर। तो जिनॉन के अलग अलग कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने बच्चों फ्लोराइड्स की बात करनी है, और मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि फ्लोराइड जिनॉन सिर्फ 3 ही बनाता है, XeF2, XeF4 और XeF6, ठीक है ना। और यहां पर जो इन तीनों का स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे तो उस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखकर आप लोग सीख भी सकते हो कि कैसे हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल का शेप वगैरह निकालते हैं। सबसे पहले XeF2 में आते हैं, तो जो सेंट्रल एटम है जिनॉन उसको लिख देना चाहिए। तो इस तरह से मैंने जिनॉन लिख दिया, कोई तकलीफ। अब जो है जिनॉन पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो वो लिखो 1 2 3 4 5 6 और 7 8। आप लोगों को पता है कि कुल जिनॉन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 फ्लोरीन है तो 2 फ्लोरीन का शेयरिंग करवा दो, एक फ्लोरीन यहाँ से एक फ्लोरीन यहाँ, तो ये फ्लोरीन ने शेयरिंग इधर किया और ये इस वाले फ्लोरीन ने शेयरिंग किया। और यहाँ पर देख लो इस तरह से ऐसा हो गया, दिखा ध्यान से। तो यहाँ पर बता दो आप लोग कि ये जो जिनॉन है इस जिनॉन में कितना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और 1 2 दिखा, तो 2 बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर कितना है बच्चों तो 1 2 3, तो 3 लोन पेयर। तो टोटल हम लोग निकालते हैं तो टोटल कितना हो गया 5। तो 5 के अनुसार हम लोग इमेजिन करते हैं कि कैसा शेप होगा। तो 5 के अनुसार रेगुलर शेप की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो क्या था, ये सेंट्रल एटम था और इस सेंट्रल एटम के अबाउट 1 2 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक प्लेन में रहता था और एक ऊपर और एक नीचे, यही ना होता था। तो यहाँ जो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन तीनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्लेन में इस जगह हम लोग फिक्स कर देते हैं। 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है तो एक बॉन्ड पेयर को ऊपर और एक बॉन्ड पेयर को नीचे हम लोग रख देते हैं, ठीक है ना। तो देखो तो कैसा स्ट्रक्चर बन पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा जिनॉन अपनी जगह पर और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर और ये रहा अपना 3 लोन पेयर। ध्यान से देखो तो ये 3 लोन पेयर एक ही प्लेन में है कुछ इस तरह से 1 2 3, और बाकी जो 2 बॉन्ड पेयर है तो एक बॉन्ड पेयर को ऊपर दिखा दिए, एक बॉन्ड पेयर को नीचे। तो इस तरह से एक फ्लोरीन यहाँ और एक फ्लोरीन यहाँ। तो जब इस स्ट्रक्चर की अगर बात करेगा ना बच्चों, तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ठीक है ना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन शेप की अगर बात करें तो शेप जब होता है तो सोचो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो लोन पेयर अगर नहीं है तो तुम लोग इमेजिन करो लोन पेयर नहीं है तो सिर्फ तुमको ये बॉन्ड पेयर में दिए फ्लोरीन और जिनॉन नजर आएगा। तो ये सीधा नजर नहीं आ रहा है तुम लोगों को। तो चूंकि सीधा नजर आ रहा है तो इसलिए इस शेप को हम लोग क्या नाम दे देंगे बच्चों, लीनियर शेप। मतलब सिर्फ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सोचो है ही नहीं। तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा तो देखो तो XeF2 में तो यहां से यहां तक का एंगल आप लोगों को साफ नजर आ रहा होगा कितना, 180 डिग्री, सही है ना। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बच्चों तो यहाँ पर इस जिनॉन का हाइब्रिडाइजेशन आप लोग खुद से देखो कि 2 बॉन्ड पेयर है 3 लोन पेयर है, यानी कि टोटल 5 है। तो 5 के अनुसार हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा तो 5 के अनुसार हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। तो याद हो गया कि XeF2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, शेप क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो शायद आप लोगों ने समझा होगा इन चीजों को। अब हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या था अपना बच्चों, नेक्स्ट था XeF4। तो सेम वही प्रक्रिया दोहराते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जिनॉन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिख देते हैं। तो जिनॉन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, दिखा। तो यहाँ जिनॉन में कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो अब अपने पास कितना फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन है इस वाले केस में। तो 2 फ्लोरीन इधर हम लोग लगा दिए
और 2 फ्लोरीन हम लोग इधर शेयरिंग करवा दिए, ठीक है। तो शेयरिंग के बाद परिस्थिति कुछ ऐसी बनेगी, ध्यान से देखो, है ना। शेयरिंग के बाद ऐसा और ऐसा हो गया। अब यहाँ पर क्या किए, इसको सर्कल हम लोग ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो बताओ इस परिस्थिति में यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, तो ध्यान से देखो, बॉन्ड पेयर है 1 2 3 4, और लोन पेयर कितना है बच्चों, ध्यान से देखो 2 ही लोन पेयर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6। ध्यान से देखना, टोटल कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, 6। तो 6 के अनुसार कैसा शेप होना चाहिए, तो ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। अगर ये सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम में 6 के अनुसार 1 2 3 4 एक प्लेन में होता था ऑक्टाहेड्रल में, और एक ऊपर रहता था और एक नीचे रहता था। यहाँ पर वही चीज दोहराओ, तो ये 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जैसा है, तो वो 4 एक जैसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक प्लेन में 1 2 3 4 जगह हम लोग रख देते हैं, और ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर एक जैसा है, तो एक को ऊपर रख देते हैं, एक नीचे रख देते हैं, तो जो कि इसको बैलेंस करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये ज़ीनॉन है, इस ज़ीनॉन पर 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, और ये है बच्चा 4 बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। तो चारों बॉन्ड पेयर में हम लोग फ्लोरीन दर्शा दिए, 1 2 ये 3 और ये 4 फ्लोरीन, और इसको हम लोग इस तरह से प्लेन में डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिए, तो ये प्लेन में कुछ इस तरह से है। और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऊपर रख देते हैं कुछ इस तरह से, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कुछ इस तरह से नीचे रख दिए, ठीक है ना। तो ये दोनों लोन पेयर ऊपर नीचे है ना, तो ऊपर से जितना रिपल्सन करेगा नीचे से भी उतना ही रिपल्सन, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, जिस वजह से यहाँ पर जो आप लोगों को 4 फ्लोरीन नजर आ रहा है ना, तो एक्चुअली जहां पर आप लोगों को नजर आ रहा है, सोचो चारों फ्लोरीन वहीं पर है, कहीं और नहीं है, मतलब एग्जैक्ट पोजीशन पर। तो यहाँ पर जरा भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है, जिस वजह से यहाँ पर स्ट्रक्चर की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो बताओ तो स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहाइड्रल ही होगा, लेकिन शेप की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो शेप जो होगा दैट इज स्क्वायर प्लानर। याद हुआ, शेप जो है क्या होगा, स्क्वायर प्लानर, क्योंकि अभी मैंने बताया कि शेप की बात करेंगे तो लोन पेयर सोचो है ही नहीं, तो लोन पेयर है नहीं तो सिर्फ बॉन्ड पेयर नजर आएगा, तो चारों फ्लोरीन और एक जिनॉन नजर आएगा, तो इस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लानर। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। अगर बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर बताओ तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6। सेंट्रल एटम पर, सेंट्रल एटम जो जिनॉन है उस पर गौर करो, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, 6। तो 6 के अनुसार हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। तो ये भी आप लोग याद कर लो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है बच्चों, sp3d2। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं बच्चों, और नेक्स्ट अपना क्या था, वो था XeF6। तो XeF6 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिख रहे हैं, ये है XeF6, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया हम लोग दोहराते हैं, सबसे पहले जिनॉन लिख देते हैं, और जिनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है वो दर्शा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 फ्लोरीन है, तो 6 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग करेगा, 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन है ना, नीचे थोड़ा कर लें, तो ये 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन 5 फ्लोरीन 6 फ्लोरीन, तो 6 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग किया तो कुछ इस तरह का परिस्थिति बनेगा ना। इसको ध्यान से देखो, ये 6 फ्लोरीन के साथ कुछ इस तरह से शेयरिंग करने के बाद ऐसा परिस्थिति बनने जा रहा है। और ये सेंट्रल एटम जिनॉन पर आप लोग देखो, यहाँ पर बताओ तो वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल हो रहा है, तो हर जगह वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल हो रहा है, ठीक है ना। तो इस जगह पर अगर आप लोग ध्यान से देखो कि ये सेंट्रल एटम पर कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं, तो ध्यान से देखोगे तो दिखेगा बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 6 है, और लोन पेयर कितना है बच्चों, तो वो एक ही है। तो कुल मिलाकर कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, 7। तो 7 के अनुसार रेगुलर शेप जो अपने दिमाग में आता है ना, तो 7 के अनुसार रेगुलर शेप कुछ ऐसा नजर आता है। ध्यान से देखो कि ये सेंट्रल एटम रहे, और 1 2 3 4 5 जो है एक प्लेन में हो 72 डिग्री पर, एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। इस शेप को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन एक्सेप्शनली यहाँ पर शेप जो होता है ना कुछ अलग होता है, और शेप क्या होता है रियल में, तो एक्सेप्शनली कहने का मतलब रियल में शेप जो होता है थोड़ा अलग होता है, और वो अलग सा शेप जो होता है उस शेप को हम लोग डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन बोलते हैं। लेकिन वो होता कैसे है, तो वो आप लोग समझो कि जिनॉन रहता है कुछ इस तरह से, और 4 एक प्लेन में 4 फ्लोरीन कुछ इस तरह से रहता है, 1 2 3 4 दिखा, ये चारों फ्लोरीन एक प्लेन में रहता है। पक्का 90 डिग्री नहीं है, डिस्टॉर्शन से थोड़ा सा बिगड़ जाता है ये शेप।
तो एक फ्लोरीन ऊपर रहता है, एक फ्लोरीन नीचे रहता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दरअसल कुछ इस तरह से बीच में घुसल रहता है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दरअसल इसको थोड़ा सा हिला फिला देता है, इस वजह से इस शेप को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन। ठीक है ना। बॉन्ड एंगल जो होगा ना, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर फिक्स तो होगा नहीं, क्योंकि डिस्टॉर्शन हो गया तो बॉन्ड एंगल जो होता है कुछ भी हो 90 डिग्री से तो कम ही होता है ये बॉन्ड एंगल। और अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो चूंकि 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अनुसार कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, तो sp3d3। ठीक है ना। तो एक बार याद कर लेते हैं इन चीजों को। ठीक है ना। ये जितने भी फ्लोराइड थे उसको याद कर लेते हैं। ये था अपना क्या क्या, XeF2, XeF4 और XeF6। यहाँ जिनॉन जो है, सेंट्रल एटम जो जिनॉन है, तो जिनॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था बच्चों, तो हाइब्रिडाइजेशन जिनॉन का यहाँ पर था sp3d, यहाँ पर क्या था sp3d2 और यहाँ पर क्या था sp3d3। कितने बॉन्ड पेयर थे, कितने लोन पेयर, तो वो भी हम लोग लिख देते हैं। बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने, तो बॉन्ड पेयर जो बच्चे हो यहाँ पर 2 फ्लोरीन तो 2, यहाँ 4 फ्लोरीन तो 4, यहाँ 6 फ्लोरीन तो 6। लोन पेयर कितना, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे यहाँ पर, तो टोटल यहाँ भी 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर टोटल 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेप की अगर हम लोग बात करें, शेप एंड एंगल, शेप बॉन्ड एंगल को साथ में ही लिख दें, तो शेप जो XeF2 का क्या था बच्चों, याद कर लो, लीनियर 180 डिग्री। इसका क्या था, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर बॉन्ड एंगल कितना 90 डिग्री। और इसका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन, DISTORTEDOCTAHYDRON, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन, और इसका बॉन्ड एंगल जो है दैट इज लेस देन 90 डिग्री, है ना। तो ये 3 तरह का फ्लोराइड था उसमें। लेकिन अब थोड़ा सा ना ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिनॉन इन ऑल दीज कंपाउंड्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। ऐसे यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना चाहो तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो मेरे ख्याल से आप लोगों को याद ही होगा। यहाँ पर जिनॉन का ऑक्सीडेशन +2, +4 और +6 था। ठीक है ना। आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो जिनॉन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता था बच्चों, 54, और होता क्या था, क्रिप्टन, और साथ में 5s2, उसके बाद 4d10, 5p6 था। ठीक है ना। तो ये 4d10 को ना थोड़ा खिसका के अंदर ले आते हैं। ठीक है। तो खिसका के अंदर लाएंगे तो आप कैसा दिखेगा, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं 4d10, 5s2 और 5p6। ऐसा इसलिए लिखें क्योंकि ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है ना, उसको हमको बाहर दिखाना है। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 5d0 भी रहा होगा। अब उन सारे इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर एक बार दिखाते हैं। तो यहाँ गौर करोगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वैलेंस शेल को ना दिखा रहे हैं। इसको क्यों नहीं दिखाएं पता चला ना, क्योंकि वो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन है, तो उस बॉन्डिंग में तो भाग से वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहाँ पर बताओ बीएससी, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कहना होता है कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही वैलेंसी होता है। तो यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर कोई कंपाउंड बनाएगा क्या, नो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। याद रखना, यहाँ पर कोई कंपाउंड नहीं बना था। यहीं पर ये जो था, ये क्या था, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन था। ठीक है ना। पढ़ नहीं पा रहे होगे क्योंकि हैंडराइटिंग ज्यादा खूबसूरत हो जा रहा है। लेकिन अगर इसी का एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखें, जैसे Xe54 है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये 5p का, इसी को d में हम लोग ले जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो तो ध्यान से, क्रिप्टन 4d10, ठीक है, 5s2, ध्यान से देखना 5s2 ही है, लेकिन यहाँ 5p5 हो गया। दिखा क्या तुम लोगों को, यहाँ पर हो गया 5p, 1 2 3 4 5, और यहाँ 5d1 हो गया। ध्यान से देखो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप मारा, कहां से आया ये एक इलेक्ट्रॉन, ये p ऑर्बिटल से आया। तो अब इस परिस्थिति में आप लोग ध्यान से देखोगे तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 2, तो जिस वजह से ये वैलेंसी भी इसकी क्या हो गई बताओ, 2। तो यहाँ पर ये कैसा कंपाउंड बनाएगा, तो XeF2 टाइप का कंपाउंड बनाएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा और एक्साइट कर देते हैं, तो जिनॉन 54 है और एक्साइटेड स्टेट में ले गए हैं, तो देखो तो क्या हो जाएगा, क्रिप्टन 4d10 तो बेवकूफ टाइप से पड़ा हुआ है तुम्ही लोग की तरफ, 5s2, यहाँ 5p4 हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और उड़ा दिए ऊपर, और यहाँ पर 5d2 हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है,
और यहाँ 5d2 कहने का मतलब 2 3 4, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ तो इस परिस्थिति में टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दिखा ना यहाँ कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर चूंकि 4 है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से यहाँ पर वैलेंसी जो है बच्चों वो भी कितनी हो जाएगी? 4। तो यहाँ पर कैसा कंपाउंड ये बनाएगा? XeF4 टाइप का। समझ रहे हो ना? तो ये शायद बहुत जगह जो पी ब्लॉक में हमने ये एक्साइटेशन वाला कहानी सुनाया आप लोगों को, तो उससे मेरे ख्याल से आप लोगों ने बॉन्डिंग का बहुत सारा चीज सीखा होगा। और इतना चीज तो जरूर सीखा होगा कि केमिकल बॉन्डिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक के हर एक जगह पर लगता है। और एक्साइट करते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो बताओ तो ये क्या होगा? क्रिप्टन 4d10 बेवकूफ टाइप से पड़ा हुआ है, 5s2 भी पड़ा हुआ रहेगा यहाँ पर 2, और 5p3 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और ऊपर जंप कर गया तो यहाँ पर हो गया 5p3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? 5d3 भी हो जाएगा। तो बताओ तो अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप लोगों को नजर आ रहे हैं? तो अब आप लोगों को कुल मिलाकर मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे होंगे। और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6, तो वैलेंसी भी कितनी दिखेगी? 6। और यहाँ पर कैसा कंपाउंड ये बनाएगा? XeF6। सही है ना? तो ये हम लोगों ने देखा कि XeF2, XeF4, XeF6 में जो बॉन्डिंग हुआ होगा वो इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के बाद होता है, और वो कैसे होता है उन चीजों को हम लोग देख रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले आना, और अगर इच्छा हो तो कॉपी में भी लिख सकते हो। अब बच्चों हम लोग ऑक्साइड्स पर आते हैं, ठीक है ना? तो ये ऑक्साइड्स है। ऑक्साइड तो मैंने आप लोगों को बताया था एक ही बनाता है, कौन सा? XeO3। तो यहाँ पर वही तकनीक अपनाते हैं कि ज़ीनॉन जो सेंट्रल एटम है उसको वैसे ही हम लोग लिख दिए, उस पर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। तो 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है ना? अब ऑक्सीजन है अपने पास, 3 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। कुछ इस तरह से आप लोग वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रोवाइज कर लो। यहाँ कॉर्नर पर, इस जगह पर कॉर्नर पर ये यहाँ पर क्वालिटी का ऑप्शन आता होगा, वहां पर 480 पिक्सल्स में ही वीडियो देखो, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। डाटा बचा के कपाड़ करोगे, अगले दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो भी है ये इस तरह से मैंने सर्कल ड्रॉ करा, और यहाँ पर देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। तो बताओ तो यहाँ पर ये ज़ीनॉन जो है इसमें कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर? तो यहाँ पर भी एक नया चीज सीखने को मिलेगा। ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड दो दो चार चार दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, लेकिन इसे एक ही काउंट करते हैं। याद रखना, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अनुसार इसको हम लोग एक ही काउंट करेंगे। तो कुल मिलाकर कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए? तो 1 2 3, येलो शेड में है तो 3 बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर तो ऊपर साफ नजर आ रहा होगा कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1। तो कुल मिलाकर कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों? 4। 4 के अनुसार आप लोगों को पता है कि सेंट्रल एटम ऐसे रहेगा, एक ऊपर 1 2 3 4, और ऐसा टेट्राहेड्रल टाइप का शेप रहेगा। लेकिन ऐसा तब ना जब आपका चारों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जैसा रहे। यहाँ पर क्या है? 4 में 3 है बॉन्ड पेयर, और 2 जगह क्या है बच्चों? 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। तो एक जगह इन चारों पोजीशन में से एक जगह, देखो यहाँ ध्यान से, एक जगह हम लोग क्या रख देते हैं? लोन पेयर ऐसा, और 3 बॉन्ड पेयर को ऐसे हम लोग दिखा देते हैं। एक ऑक्सीजन यहाँ दिख गया होगा, दूसरा ऑक्सीजन आप लोगों को यहाँ, चूंकि डबल बॉन्ड है ना, हर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, तो ये ऐसा आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये शेप हो गया। इस शेप को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं इसको, तो ये पिरामिड टाइप का नजर आ रहा होगा आपको। ज़ीनॉन जो है ये 3 ऑक्सीजन के साथ पिरामिड टाइप से जुड़ रहा होगा। तो वैसे आप लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल ही काउंट होगा, क्योंकि वहां पर लोन पेयर को भी काउंट कर लेते हैं। लेकिन शेप की बच्चों अगर बात करें तो वो पिरामिडल कहलाएगा, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि शेप की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर लोन पेयर नहीं काउंट करते हैं। सोचो लोन पेयर है ही नहीं, तो शेप जो है वो कैसा होगा? पिरामिडल। और हाइब्रिडाइजेशन तो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अनुसार कैसा हो जाएगा बच्चों? sp3। तो याद रहेगा कि XeO3 में ज़ीनॉन की का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसा होगा? तो sp3 याद कर लेना। ये टेबल आप लोग चाहो तो बना के भी लिख सकते हो कि XeO3 में ज़ीनॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या रहेगा बच्चों? sp3। बॉन्ड पेयर कितने रहेंगे? 3। लोन पेयर कितने रहेंगे? 1।
और ये शेप जो होगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल था 4, तो शेप जो है वो कैसा हो जाएगा, पिरामिडल। याद रहेगा ना, तो ये शेप जो है वो पिरामिडल। अब जो है ऑक्सीफ्लोराइड्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीफ्लोराइड की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो ये आप लोग जान लो कि ऑक्सीफ्लोराइड्स कितने होते हैं। तो XCOF2, XCOF4 और XCO2F2, ठीक है ना। तो 3 ऑक्सीफ्लोराइड के बारे में हम लोगों को देखना होता है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट से जानो तो यहाँ पर जिनॉन +4 में है, यहाँ पर जिनॉन जो है वो है कितना, +6 में, और यहाँ भी जिनॉन +6 में। ऐसे आप लोगों को पता होना चाहिए। ये XCO3 जो है यहाँ पर भी जिनॉन जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो बहुत सारा छोटा छोटा बात लिख देते हैं इधर उधर। तो आप लोगों को भी कॉपी सामने रखे हो ना लिलवा साहब, तो सॉरी मतलब प्यारे बच्चों, तो कॉपी जो है वो सामने रख कर लिखते चले जाना, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीफ्लोराइड्स कितने हैं, 3, XCOF2, XCOF4 और XCO2F2। तो तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं XCOF2, ठीक है ना, XCOF2। तो वही तकनीक अपनाते हैं, बोर नहीं होना है, कि जिनॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पर 2 फ्लोरीन है, तो 2 फ्लोरीन के साथ हम लोग शेयरिंग कर देते हैं। दिख रहा होगा 2 फ्लोरीन इस तरह से, एक फ्लोरीन इधर शेयरिंग हो गया और एक फ्लोरीन इधर शेयरिंग हो गया, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो डबल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, तो ये ऑक्सीजन का शेयरिंग कुछ इस तरह से हुआ। और अब जिनॉन जो है वो आप लोग देख रहे होंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट करना है जिनॉन पर, तो जल्दी से बताओ बॉन्ड पेयर कितने होंगे। तो ध्यान से देखो, इसको हम लोग 1 काउंट करेंगे, ये 2 हो गया और ये हो गया कितना, 3। तो कुल मिलाकर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, तो वो हो गए 3। अब लोन पेयर की बात करें बच्चों, तो लोन पेयर तो यहाँ एक दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, तो कुल मिलाकर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। तो टोटल हो गए 5। 5 के अनुसार दिमाग अब क्या लगाएंगे, दिमाग में वही बताया था। यहाँ जैसे लोन पेयर आया तो खुद से सोचेंगे, वो कैसे कि सेंट्रल एटम ऐसे 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 जो है एक प्लेन में रहेगा और एक ऊपर से रहेगा और एक नीचे से रहेगा, ये ना सोचेंगे। अब वहां पर क्या 3 गो बॉन्ड पेयर है और 2 गो लोन पेयर है, तो 3 और बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर रहेगा, तो वही टी शेप जो कि हर जगह हम लोग लगाते हैं। ऐसा का पहले भी बहुत सारा एग्जांपल हम लोग देखे हैं, जैसे ClF3, BrCl3 वगैरह, ऐसा बहुत सारा कंपाउंड देखे थे जहां पर टी शेप्ड होता, तो वहां पर भी 3 बॉन्ड पेयर आता था और 2 लोन पेयर आता था। कुछ वैसा ही कहानी यहाँ पर भी है बच्चों। ध्यान से देखना कि यहाँ होता क्या है, एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या होता है कि जिनॉन अपनी जगह पर है, ठीक है, और जिनॉन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया, और बाकी 2 लोन पेयर आपको इस तरह से रहा। तो आप लोग गौर करो कि 3 जो है एक प्लेन में आ गया ना, ये तीनों जो है बच्चों आप लोग ध्यान से देखो तो एक प्लेन में। और अपने पास अब क्या बच गया है बच्चों, 2 फ्लोरीन, तो एक फ्लोरीन यहाँ और एक फ्लोरीन यहाँ। और आप लोग गौर कर रहे होंगे कि ये जो फ्लोरीन का बॉन्ड है थोड़ा सा इस साइड झुका हुआ है, नहीं कि ये इधर झुका हुआ टाइप का आपको को लग रहा होगा। ऐसा इस वजह से क्योंकि ये लोन पेयर जो है ना, ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा होगा, इसी रिपल्सन से ये इधर झुक जाता है। लेकिन फिर भी इसको हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों, टी शेप्ड, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल तो पक्का यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि लोन पेयर थोड़ा सा डिस्टॉर्शन क्रिएट किया है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वो 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चों, sp3d। तो याद करते चले जाओ कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कैसा रहेगा, sp3d। अब आते हैं XCOF4 पर, ठीक है ना, XCOF4। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या चीज का स्ट्रक्चर, XCOF4। और ध्यान से देखो वही तकनीक यहाँ पर अपना रहे हैं कि जिनॉन सेंट्रल एटम है उसको हम लोग अपने जगह पर डाल दिए हैं। ये जिनॉन पर बताओ तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 फ्लोरीन है, तो पहले 4 फ्लोरीन का हिसाब किताब लगा देते हैं। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और ये 4 फ्लोरीन। पता चला हिसाब किताब, ये ऐसा ये दिख रहा होगा 4 फ्लोरीन का हिसाब किताब। अब बाकी 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है सॉरी, तो 1 ऑक्सीजन कुछ इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया होगा, ठीक है ना। अब जिनॉन का सर्कल अगर हम लोग ड्रॉ करें तो वो सर्कल कुछ इस तरह का होगा। तो बताओ तो यहाँ इस परिस्थिति में जिनॉन में कितने बॉन्ड पेयर ऑफ कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो बॉन्ड पेयर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कितना, तो इसको एक ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 5।
और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो वो साफ नजर आ रहा है, कितना, एक, तो यहाँ लोन पेयर लिख देते हैं एक। तो कुल मिलाकर टोटल कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल जो है कुल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो 6 के अनुसार शेप जो होता है बच्चों कैसा दिखेगा, इमेजिन करोगे तो सेंट्रल एटम ऐसे रहेगा, और 1 2 3 4 एक प्लेन में और एक ऊपर और एक नीचे, जिसको कि ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हैं। लेकिन ये यहाँ क्या है ना, 6 में से 5 बॉन्ड पेयर है और एक क्या है बच्चों, लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, इस वजह से कैसा शेप हो जाएगा, जिनॉन है। यहाँ पर ये 4 बॉन्ड पेयर जो 4 फ्लोरीन है उसको चारों यहाँ 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 हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और ये 4 फ्लोरीन, दिखा 1 2 3 4 फ्लोरीन हम लोगों को नजर आ रहा है, जो कि एक ही प्लेन में है, साफ, क्लियर। और ये जो ऑक्सीजन है वो एक जैसा है, तो उसको ऑक्सीजन को ऊपर ठूस देते हैं। तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O जो है ये ऊपर पड़ा रहेगा, और एक लोन पेयर यहाँ पर नजर आ रहा होगा, तो वो लोन पेयर हम लोग नीचे रख दिए। तो ये लोन पेयर और ये ऑक्सीजन ऊपर और नीचे से रिपेल करके लगभग बराबर रिपल्सन मैनेज करता है और रेगुलर शेप ही लगभग प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें, पहले इसको मिटा लेते हैं, तो स्ट्रक्चर में ये यहाँ स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल ही काउंट करेंगे, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन शेप की बात करें तो शेप में हम लोग क्या सोचते हैं कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो लोन पेयर नहीं रहेगा। तो ऊपर से देखो आप लोगों को कैसा नजर आएगा कि ये ऑक्सीजन दरअसल चारों फ्लोरीन के साथ कुछ इस तरह से पिरामिड बनाया, और उस पिरामिड का बेस जो है वो कैसा है, स्क्वायर। इसलिए इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल शेप। बॉन्ड एंगल पक्का पक्की 90 डिग्री तो नहीं होगा, क्योंकि नीचे से लोन पेयर धकेल रहा होगा तो थोड़ा सा एंगल 90 डिग्री से कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बच्चों, तो 6 के अनुसार हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। याद रहेगा 6 के अनुसार हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑक्सीफ्लोराइड, जो कि है XeO2f2, XeO2f2, और ये लास्ट ही है। और इस वाले ऑक्सीफ्लोराइड को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये और आसान तकनीक से हम लोग इसको बना सकते हैं। वो कैसे, ये जिनॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 फ्लोरीन है, हम लोग यहाँ पर 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन, ठीक है। तो 2 फ्लोरीन यहाँ पर शेयरिंग किया, दूसरा फ्लोरीन कुछ इस तरह से शेयरिंग किया, दिखा। 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन चूंकि डबल डबल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, तो एक ऑक्सीजन यहाँ शेयरिंग किया, दूसरा ऑक्सीजन जो है बचवन मेरा यहाँ पर शेयरिंग किया, ठीक है ना। तो जिनॉन का जो सर्कल होगा वो सर्कल कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या काउंट करना है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान से देखो बॉन्ड पेयर कितना है, तो बॉन्ड पेयर आप लोगों को इसको एक गिनेंगे, इसको भी एक गिनेंगे, तो 2 3 और 1 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चों, है कि नहीं। और लोन पेयर कितना होगा बच्चों, तो लोन पेयर तो एक साफ साफ नजर आ रहा है, तो लोन पेयर हो गया 1। तो टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। तो 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अनुसार दिमाग में कैसा शेप आता है, 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अनुसार दिमाग में शेप आता है कि ये सेंट्रल एटम है, 1 2 3 एक प्लेन में रहेगा, और एक ऊपर से और एक नीचे से, जिसको ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। लेकिन होता क्या है, उस 5 में 4 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो इस जगह पर हम लोग लोन पेयर रख देते हैं, ठीक है ना। और 4 बॉन्ड पेयर को 1 2 3 4 जगह हम लोग रख देते हैं। तो देखते हैं कैसा शेप आता है। तो यहाँ ये जिनॉन अपनी जगह है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पर रख दिए, ठीक है ना। और 2 फ्लोरीन है और 2 ऑक्सीजन है, तो ये मान लेते हैं 2 ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ पर इस प्लेन में रख दिए। ध्यान से देखना, ये हो गया आपका एक प्लेन, ठीक है। और एक फ्लोरीन चूंकि यहाँ पर लोन पेयर इधर धकेलेगा, इसलिए ये फ्लोरीन थोड़ा सा आपको ऑक्सीजन साइड झुका हुआ आप लोग को दिख रहा होगा, क्योंकि ये लोन पेयर दरअसल रिपेल कर रहा होगा ना, तो रिपल्सन की वजह से ये दोनों बॉन्ड थोड़ा इस साइड झुक जाता है। तो ये वाला जो शेप है, इस शेप को हम लोग बोलते हैं सी सॉ। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सीसॉ शेप। और ये शेप समहाउ वही होता है जो आप लोग SF4 वगैरह, SCF4 वगैरह इन चीजों का स्ट्रक्चर जो आप लोगों ने देखा था सीसॉ, उसी शेप को हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बच्चों, तो यहाँ भी 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस अनुसार इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, sp3d। तो बच्चों इन चीजों को भी समराइज करके हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। तो कंपाउंड क्या था अपना, XeOF2 था, XeOF4 था, और XeOF6 था, सॉरी XeO2F2 था। हर जगह आप लोग देखो तो यहाँ भी +4 +6 और यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट था। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अगर बच्चों हम लोग काउंट करें तो XeOF2 में कितना बॉन्ड पेयर था,
3 यहाँ पर कितना बॉन्ड पेयर, तो 5 यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना था, तो 2 2 4। और लोन पेयर की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो टोटल कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ पर 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या था बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन 5 के अनुसार खुद से आप लोग निकाल सकते हो, sp3d, यहाँ sp3d2 और यहाँ पर sp3d। और शेप वगैरह की अगर हम लोग बात करें तो शेप वगैरह, तो XeOF2 का शेप जो था वो कैसा था, टी शेप्ड, याद रहेगा। XeOF4 का शेप जो था वो था स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है ना। और XeO2F2 का जो शेप था वो क्या था, सीसॉ, याद रहेगा। तो ये जितना भी शेप है, टी शेप, स्क्वायर पिरामिडल, सीसॉ, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लेकर आप लोग लिखते चले जाना। दरअसल कॉपी और नोट्स बनाने का ये एक तरीका होता है। ये जो डिक्टेटिव मैनर में मैंने यहाँ पर लिखाया, वो डिक्टेटिव मैनर में XeOF2, XeOF4, XeO2F2 ये भी रहना चाहिए। लेकिन जैसे इतना लिखवाए ना, उसके जस्ट बाद हम हमेशा समरी लिखते हैं अपने कॉपी में। ऐसा इस वजह से लिखते हैं कि जैसे बच्चे पढ़ते हैं और तुरंत से समरी आता है ना, तो समरी से सारा चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो आप लोग भी समरी लिखने में जरा भी हिचकिचाना नहीं। और वो जो आलस बनाता है ना, वो जो निगेटिविटी मन में आता है, ओ कैसे लिखेंगे, छोड़ देते हैं यार, नहीं लिखेंगे, तो वही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब एक दो को मिसलेनियस हम लोग देखते हैं, मिसलेनियस स्ट्रक्चर वगैरह। वो मिसलेनियस स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, सबसे पहला है XeO2F2, ठीक है ना। इसका भी कभी कभी स्ट्रक्चर पूछ लेता है। तो सीधा सा बात है, अभी जैसे हम यहाँ पर लिखे XeO2F2, हमको भी नहीं पता क्या होगा स्ट्रक्चर, तो वो तकनीक अपनाते हैं सिंपल कि जिनॉन लिखें, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दें 2 2 4 2 6 2 8, और O2 है तो एक ऑक्सीजन यहाँ दिखा, एक ऑक्सीजन यहाँ दिखा, ठीक है ना। और 2 फ्लोरीन है तो 1 2 फ्लोरीन का शेयरिंग हम लोग यहाँ करवा दिए। तो देखो यहाँ ध्यान से कि कुछ इस तरह से ये सर्किल इधर उधर भाग जाए तो कुछ टेंशन नहीं लेना। और यहाँ पर अब बताओ तो कितना बॉन्ड पेयर है और कितना लोन पेयर है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर जो है बच्चों, गिनती करेंगे 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है ना। और लोन पेयर जो है बच्चों, वो हम लोग कितना गिनती करेंगे, 1। तो इस आधार पर टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो ध्यान दे रहे होगे 5। तो हाइब्रिडाइजेशन पहले ही लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा sp3d। और बताओ तो यहाँ पर जो इमेजिन करेंगे, मतलब मन में जो शेप लाएंगे, वो क्या होगा, सेंट्रल एटम के अनुसार 5 के लिए क्या होता था, 3 एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। लेकिन यहाँ 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। तो जैसा अभी वहां पर XeOF2 में, XeO2F2 में हम लोगों ने देखा था SF4 टाइप, तो SF4 टाइप था, यानी कि कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो सीसॉ टाइप का स्ट्रक्चर होगा। तो एक झटका लगा, क्या झटका था, सर एक ही चीज दोबारा क्यों बता रहे हैं। तो दरअसल दोबारा नहीं बता रहे थे बच्चा, तो हम लोग बता ये रहे थे ना कि ये जो स्ट्रक्चर है XeO2F2, उससे आप लोग को उतना ध्यान नहीं आया होगा। ये जो लिखने लगेंगे उससे भी शायद बहुतों को ध्यान नहीं आया होगा। और मैक्सिमम लोगों को ध्यान कब आएगा कि वही चीज हम पढ़ा रहे हैं, जब यहाँ पर सीसॉ लिखे होंगे। तो ये जो सीसॉ है ना, ये क्या है, आप लोगों के याददाश्त को क्रिएट करता है। याददाश्त को क्या क्रिएट करा कि शेप वेब जैसे आया ना, तो आप लोगों के दिमाग में स्ट्राइक करे, ये चीज तो हम लोग देखे हुए हैं। तो बाकी तो सब कुछ वैसा ही था। क्या था, एक लोन पेयर यहाँ रहेगा, 2 ऑक्सीजन इस तरह से, और एक फ्लोरीन ऐसे थोड़ा झुका हुआ, और इसी शेप को हम लोग क्या नाम देते थे बच्चों, सीसॉ। तो बस इसी चीज को कर रहे थे। खैर अब मिसलेनियस पर आते हैं, एक्चुअल मिसलेनियस पर। और वो क्या है, XeF3+, XeF3+, यानी कि आयन वगैरह का आप लोग कैसे कैसे लिखोगे। तो मैंने सिखाया है कि जो भी चार्ज है, उस चार्ज को सोचो कि सेंट्रल एटम पर है। जिनॉन में बताओ तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। लेकिन प्लस चार्ज सोचो कि जिनॉन पर ही है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन उड़ गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा जिनॉन पर, 7। अब 3 फ्लोरीन है, तो 3 फ्लोरीन में 1 2 3 फ्लोरीन को यहाँ पर हम लोग शेयरिंग करवा दिए। 1 फ्लोरीन दिखा, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन दिख रहा है। तो जरा भी बोर नहीं होना अगर सीखना है तो, क्योंकि ये वाला लेक्चर सिर्फ इस वाले हिस्से के लिए नहीं है। इसको अगर ध्यान से देख लेते हो तो केमिकल बॉन्डिंग भी आप लोगों को क्लियर होने लगेगा। तो बताओ तो यहाँ पर कितना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साफ नजर आ रहा होगा। कहां पर, तो एक तो ये 2 और ये तीसरा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2, 1 और 1 2, ठीक है ना।
तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, तो टोटल कितने हो गए बच्चों 5। तो हाइब्रिडाइजेशन सीधे लिख देते हैं sp3d। शुरू में ही सिखाए थे कि टोटल 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d, और 5 sp3d आया तो इस अनुसार पहले तो यहाँ पर प्लस चार्ज लिख देना बच्चों। अगर कोई ऐसा आयन वायन लिखता है ना तो ब्रैकेट करके प्लस चार्ज। अब sp3d है यानी कि 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसके अनुसार इमेजिन क्या करेंगे कि 3 एक प्लेन में, एक जो है ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ पर 3 में मन में आता है कि तीनों फ्लोरीन को यहाँ एफ 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 डाल दें, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये वही शेप हो गया जो ClF3 में हम लोगों ने देखा था टी शेप्ड, या फिर अभी हम लोगों ने देखा XeOF2 में भी टी शेप्ड आता था। तो इन ClF3 XeOF2 इन सबों में 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। तो यहाँ पर शेप कैसा होगा, तो इसका याद कर लेना पड़ता है कि ये है अपना 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा, और एक फ्लोरीन यहाँ पर है, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन थोड़ा सा झुका हुआ है इस फ्लोरीन के तरफ, क्योंकि लोन पेयर उसको रिपेल कर रहा है। टोटल पर प्लस चार्ज ब्रैकेट में लिखना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो शेप हुआ, इस शेप को हम लोग क्या नाम दे देंगे बच्चों, टी शेप। याद रहेगा किस तरह से XeF3 प्लस का हम लोगों ने शेप निकाला, टी शेप। अब हम लोग नेक्स्ट एक और करते हैं आयन, और वो है XeF5 माइनस। इस बार आयन निगेटिव चार्ज वाला। तो XeF5 माइनस का अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर लिखना हो तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, ज़ीनॉन है। तो माइनस मतलब क्या हुआ कि ज़ीनॉन पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो सामान्य तौर पर आता है, नहीं 2 2 4 5 6 7 8 तो सामान्य तौर पर आता है। तो एक माइनस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन और हम लोग डाल दिए। अब है अपने पास कितना फ्लोरीन, तो 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन, और ये जो हो गया बच्चों 5 फ्लोरीन, 1 2 3 4 और ये 5 फ्लोरीन हो गया। और यहाँ पर ऐसे तुम चले जाओ तो बताओ तो इस पर टोटल माइनस चार्ज कितना हो जाएगा इस तरह से। तो बताओ तो यहाँ सेंट्रल एटम पर कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4 5, तो 5 बॉन्ड पेयर हो गया। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों, तो दिख रहा होगा 1 और 1 2, तो टोटल कितने हो गए 7। तो 7 के अनुसार बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d3। तो इसके अनुसार शेप जो होगा वो क्या होना चाहिए बच्चों, 1 2 3 4 5, और यानी कि 5 एक प्लेन में और एक जो है ऊपर और एक नीचे, यानी कि 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अनुसार क्या होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ 5 बॉन्ड पेयर है तो पांचों बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 रख देते हैं, दोनों लोन पेयर ऊपर और नीचे रख देते हैं। इससे क्या करेगा, दोनों लोन पेयर ऊपर नीचे से बैलेंस कर देगा। तो करके देखते हैं। तो एक फ्लोरीन दिखा, दूसरा फ्लोरीन भी दिख रहा होगा, तीसरा फ्लोरीन भी दिख रहा होगा, ये चौथा फ्लोरीन भी दिख रहा है, पांचवा फ्लोरीन भी दिख रहा है। तो ये पांचों फ्लोरीन जो है वो एक प्लेन में है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऊपर और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे, और टोटल पर बच्चों क्या रख देंगे, माइनस चार्ज, है ना। ये टोटल पर कैसा चार्ज है बच्चों, माइनस चार्ज भी हम लोगों ने टोटल पर रख दिया। तो इस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, शेप में लोन पेयर को तो काउंट करेंगे ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे पेंटागोनल प्लानर, ठीक है ना। स्क्वायर प्लानर जैसे नहीं बोलते, तो इसी तरह यहाँ पे पेंटागोनल प्लानर। लेकिन ध्यान से सुनो बच्चों, ये स्ट्रक्चर गलत है। XeF5 माइनस का क्या सही स्ट्रक्चर होगा, यही आज का होमवर्क है या प्रोजेक्ट है। आप लोग सोचोगे और निकालोगे XeF5 का जो इनर्जेटिकली मोर फेवरेबल, ये तो मेरा सोच बताया ना कि ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। इनर्जेटिकली मोर फेवरेबल स्ट्रक्चर XeF5 माइनस का क्या होगा, वो आप लोग सर्च करोगे और अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे। तो इतना नहीं सोच लेना कि अगर कंपाउंड की बात करें बच्चों, तो कंपाउंड में जितना तरह का कंपाउंड हो सकता था जीनॉन का, XeF2 XeF4 XeF6, और क्या हो ऑक्साइड के साथ XeO3 और XeOF2 या OF4 XeOF2 XeO2F2। तो कंपाउंड इतने ही था, तो इतना कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, इससे ज्यादा कोई कंपाउंड होता ही नहीं है। एक KrF2 है, तो ऑब्वियस सी बात है KrF2 का स्ट्रक्चर XeF2 के तरह ही होगा, एकदम सिमिलर, कोई अंतर ही नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आयन का कोई लिमिट नहीं है, जैसे XeF3 प्लस और XeF5 माइनस का मैंने आप लोगों को बताया। इसके अलावा भी कई तरह का आयन हो सकता है। तो वो आयन का स्ट्रक्चर कैसे कैसे लिखोगे, तो वो तो आप लोगों का सोच पर निर्भर करता है, जो कि यहाँ पर जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया VSEPR थ्योरी का और
हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, उन सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग भली भांति अगर समझे सीखे होगे तो यहाँ पर ये सारे चीजों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन चीजों को आप लोग इजिली बना सकते हो। ठीक है ना बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग ध्यान से इन चीजों को सीखे होगे बिना स्किप किए वीडियो को, और जो भी नया नया इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को लगा होगा उसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिखना ही है। ठीक है ना? कल टेस्ट है, कितने बजे है कल टेस्ट? 1:30 पर लिंक आप लोगों के ग्रुप में पहुंच जाएगा, तो उस लिंक को देखकर आप लोग उस लिंक से वो आप लोग टेस्ट ओपन करना। और 45 मिनट का टेस्ट है, 30 क्वेश्चन है, जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें ग्रुप 15 है, ग्रुप 16 है, ग्रुप 17 है, ग्रुप 18 है। ये दोनों लीडिंग है और ये दोनों परसुइंग है। इन दोनों से कितने क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन। और इन दोनों से कितने क्वेश्चन है बच्चों? 21 क्वेश्चन। अब बोलो कि सिलेबस में क्या रह गया? तो रह गया ग्रुप 18 में आज के बाद यूजेस रह गया। और यूजेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं बच्चों क्योंकि ये बेस्ट और बेटर का डिफरेंस क्रिएट करता है। क्योंकि जो बेटर स्टूडेंट होते हैं वो सारा जो भी सिलेबस है उसको रट जाते हैं अच्छे से, यूजेस छोड़ जाते हैं, क्योंकि यूजेस हर जगह हर चीज का लिखा है तो कितना याद करेंगे। लेकिन बच्चों यूजेस भी देखना है, क्योंकि यूजर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप लोगों को ई सीरीज और एम सीरीज में देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो प्रिपरेशन के लिए क्या क्या करना है आप लोगों को बच्चों? प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को करना है एबीसी पूरा ऑब्जेक्टिव बना के ही टेस्ट देना, स्टिकर तो सारा बना ही लेना है, और ई सीरीज और एम सीरीज मैंने आप लोगों के ग्रुप में ऑलरेडी भेज रखा है तो उसको ही बनाना। और बच्चों एक चीज याद रखो, मेरे पास बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, मटेरियल की कमी नहीं है, नहीं भेजने का सिर्फ वजह होता है कि लोड बहुत ज्यादा नहीं देना चाह रहे। तो आप लोग ऐसा मत समझना कि इतना कर लिए तो दुनिया जहान कंप्लीट हो गया। कोई बुक प्लीज नहीं खरीदना, कोई भी बुक। बहुत लोग बोलेगा अरे भैया ये बुक खरीदो, वो बुक खरीदो, ये बनाओ, वो बनाओ। जितना कोचिंग है हर कोचिंग का मटेरियल भरा पड़ा है, उसको बनाना ना। तो थ्योरी एक जगह, जैसे बुक खरीदोगे ना डेविएट हो गए, क्योंकि एक मेरा भी थ्योरी पढ़ रहे हो, इतना जो मेहनत करके मैं यहाँ पर आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, फिर एक बुक का कॉन्सेप्ट कितना दिमाग में रख ही नहीं पाओगे, पागल हो जाओगे, इस कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कॉन्सेप्ट डिस्ट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा ना, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो थ्योरी एक ही रखो जो आप लोगों को लिखवा रहा हूं, और इसी का स्क्रीनशॉट लिख लिख के आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करो। नोट्स अच्छा तैयार करोगे क्योंकि वो आपका लिखा हुआ नोट्स है, तो आराम से उसको कभी भी आप लोग याद भी कर लोगे। ठीक है ना? और एग्जाम का टेंशन मत लो। ये सब जो न्यूज के तरह आप लोगों को ग्रुप में मैं हमेशा भेजते रहता हूँ कि ये पोस्टपोन हो गया, वो पोस्टपोन हो गया, ये पोस्टपोन हो गया, तो क्या हुआ भैया? जब कभी भी एग्जाम होगा तो कभी ना कभी तो एग्जाम होगा ना। दुनिया ऐसा थोड़े है कि खत्म होने जा रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो 6 मरीज था कोरोना का, ये 6 लाख और कल परसों 7 लाख में कन्वर्ट जो होने वाला है, इसके लिए जिम्मेदार हम और तुम हैं। क्यों? क्योंकि जब हमको पता है कि कोरोना कैसे फैलता है, बावजूद उसके हम लोग बाहुबली बन के बाहर घूमते रहते हैं, गैदरिंग करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। इवन दूसरों को रोको, मना करो। लोग जो होता है ना, कोई भी चीज के प्रति धीरे धीरे लिबरल हो जाते हैं। आप लोग सोचो लिबरलिटी का डेफिनेशन, कि जब नया नया ऑनलाइन क्लास हम ही शुरू किए थे तो कैसा डेस्परेट रहते थे आप लोग डेस्परेट, सर कोई वीडियो लिंक मेरा छूट गया, नहीं छूट जाए, ये सर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लेकिन 2 दिन जैसे हुआ डेस्परेशन कम, 4 दिन जैसे हुआ खत्म, 4 सप्ताह हुआ बिल्कुल खत्म। और आज तो देखेंगे ना यार, कभी देखेंगे वीडियो को, तो वही डेस्परेशन कोई भी चीज के प्रति ना, नए नए चीजों के प्रति बहुत ज्यादा होता है। जैसे कोरोना नया नया आया तो आप लोग भी डर सहम के रहे, लेकिन जैसे जैसे धीरे 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 क्या लिबरलिटी हो गया, उसके तरह लिबरल होते चले गए हम। तो क्या हुआ, वो लिबरलिटी नहीं आना चाहिए। क्या कर लोगे 4 दिन कहीं पर क्लास उलास करके, गैदरिंग करके, कहीं ऑफलाइन क्लास करके, क्या फायदा होना? क्योंकि तुमको भी पता है, हमको भी पता है कि अगले 10 दिन या 15 दिन में खत्म होने वाला है, सारा कोचिंग बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फैलेगा, तेजी से कोरोना फैलेगा। हाँ, लेकिन ये ना हो जाए कि वो जो बंद हुआ तुम्हारे वजह से बंद ना हो जाए, यानी कि तुम इन्फेक्टेड हो गए बाकी 50 को इन्फेक्ट कर दो। ऐसा काम नहीं करना। एकदम आराम से घर पर संयमित रूप से रहो, और जब सारा कुछ ठीक हो जाएगा तो सबके लिए ठीक होगा। मेरे लिए थोड़े ठीक होगा, तुम्हारे लिए ठीक थोड़े होगा, सबके लिए ठीक होगा। इसमें 1 महीना लगे, 15 दिन लगे, 2 महीना लगे, थोड़ा इतना दिन वेट किया तो थोड़ा और भी वेट कर लो, और अपना फर्ज निभाओ, दूसरों को भी रोको गैदरिंग करने के लिए, और उसमें जरा भी नहीं शर्माओ। हमको भी ये वीडियो में ये सब बात बोलने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी हम अपना फर्ज समझ के ये बोल देते हैं, क्योंकि कल हम या तुम ना रहें तो ये वीडियो सुन सुन के देखें कि नहीं नहीं सर तो बोल रहे थे, लेकिन हम लोग माने नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं बच्चों, अच्छे से रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग खुश रहो, सुरक्षित रहो। चलो बाय।